गुड आफ्टरनून। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और हमारा आज का चैप्टर है रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस में पहले ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको मालूम है कोरिलेशन पढ़ चुके हो आप? नहीं याद है तो याद करा रहा हूं। कोरिलेशन हमने पढ़ लिया और कोरिलेशन में हमने दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को पढ़ा है कि दो वेरिएबल कैसे रिलेटेड होते हैं। अब हम उस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई आर टू रिलेटेड वेरिएबल। रिश्तेदार वही जो काम आए और दोस्त वही जो काम आए, रिलेशन वही जो काम आए। तो एक्स एंड वाई, वैसे रिश्तेदार काम नहीं आते, कहने की बात आई है ना। एक्स एंड वाई अगर रिलेटेड हैं तो उनमें रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि एक से हम दूसरे की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना। रिलेशनशिप जानने का मतलब क्या कि रिलेशनशिप का फायदा क्या है कि ताकि अगर हमें एक वैल्यू पता हो एक वेरिएबल की, हम उससे दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। इसी वजह से हम कोरिलेशन पढ़ रहे थे। अब कोरिलेशन में तो हमने ये किया था कि दो वेरिएबल रिलेटेड हैं, बस इतना जाना था। और उस रिलेशनशिप की गहराई को भी नापा था, इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप, कितना ज्यादा स्ट्रांग वीक। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन को हम लोगों ने जान लिया। अब जानने के बाद हमें ये दोनों वेरिएबल के बीच के रिलेशन का इस्तेमाल करना है। एक में हम ट्रीट करेंगे कि एक्स ऑन वाई है, कि एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, और दूसरे में हम वाई को एक्स पे डिपेंडेंट बनाएंगे। यानी कि इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम दो फर्दर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें हम एक्स को बोलेंगे वाई पे डिपेंडेंट है और दूसरे में बोलेंगे वाई को एक्स पे डिपेंडेंट है। क्योंकि रिलेटेड है तो ये रिलेशन मानना पॉसिबल है। तो जब हम एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स को रिलेट करेंगे तो इनको निकालने के लिए दो इक्वेशन बनेगी। एक वन इक्वेशन यहां बनेगी और दूसरी एक इक्वेशन यहां बनेगी। और इसी चीज को बोला जाता है रिग्रेशन इक्वेशंस। मतलब वो इक्वेशंस जिनकी मदद से हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, उन्हीं को रिग्रेशन इक्वेशंस बोलते हैं। इक्वेशन शब्द इसलिए कि दो होती हैं ये। कौन कौन सी दो? एक में एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना के दूसरे को डिपेंडेंट बना देते हैं, और दूसरे में दूसरे को इंडिपेंडेंट बना के पहले वाले को डिपेंडेंट बना देते हैं। तो दो इक्वेशंस होंगी। नो व्हाट इज द मकसद और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का मकसद यही है कि दो वेरिएबल के बीच में अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके हम एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे निकालें, वो इस रिग्रेशन इक्वेशन में पढ़ना है। अब रिलेशनशिप को निकालने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए होती हैं। बिना इक्वेशन के आप रिलेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए होती है ना। तो हम उस इक्वेशन से एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू जब निकालते हैं, उसी को रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं। और दो चाहिए होंगी ये हमें। क्यों दो चाहिए होंगी? क्योंकि दो ही वेरिएबल है ना, एक एक्स एंड वाई है। तो एक में एक्स को वाई पे डिपेंडेंट बना लेंगे, दूसरे में वाई को एक्स पे डिपेंडेंट बना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। मीनिंग समझ में आया? अब मान लीजिए एक एक्स ऑन वाई होगी, दूसरी वाई ऑन एक्स होगी। अब मान लीजिए ये भाई साहब चल पढ़ दूं। मान लीजिए ये डाटा है, ऐसे ऐसे करके डाटा नॉट रिलेटेड डाटा है। ठीक है, इस डाटे से तो मैं ऐसे प्लॉट कर देता हूं। ये वाई है और एक्स है, एक वाई एक्सिस। अब इसमें मुझे इक्वेशंस तैयार करनी है। प्रॉब्लम पता है क्या? हमारे पास जो डाटा होता है वो नॉन लीनियर होता है। लीनियर डाटा समझते हो? लीनियर में तो स्टेट रिलेशनशिप है, सीधा सीधा प्रॉब्लम ही खत्म। और ह्यूमन से जब भी आप डील करोगे ना, तो आपका जो रिलेशन होगा वो नॉन लीनियर होगा। दो वेरिएबल रिलेटेड भी होते हैं ना, तभी आप यू कांट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली क्या होगा। तो इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके आपने ऐसे करके दो इक्वेशन बना लेनी है। रिलेशन तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब रिलेशन को लीनियर में कन्वर्ट करोगे। नॉन लीनियर रिलेशन को लीनियर में कन्वर्ट करके दो इक्वेशन बनेगी। एक को एक्स ऑन वाई बोला जाएगा और दूसरी को वाई ऑन एक्स बोलेगा।
मतलब एक ऐसे डाटा जो नॉन लीनियर है अदरवाइज, उसमें एक लीनियर रिलेशन ढूंढ के एक इक्वेशन बना देंगे। इसमें ढूंढेंगे हम लोग, इस नॉन लीनियर डाटे में ना हम एक लीनियर रिलेशनशिप ढूंढ के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी कि वो इस नॉन लीनियर डाटे में नहीं होता है कि नॉन यूनिफॉर्म डाटे में कोई यूनिफॉर्म एलिमेंट को उठा के एक इक्वेशन बना लो सिर्फ यूनिफॉर्म वालों, और वही दो रिग्रेशन इक्वेशन होती है। मुझे नहीं पता आपको ये चीज समझ में आ रही है, बट मैं तो मुझे बोलना, मैं बोल रहा हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट तो बता देना, और अगर समझ में आ रही है तो बता देना कि आ गया। ठीक है, चले आगे। ये मीनिंग समझा रहा हूं कि है क्या। रिग्रेशन इक्वेशंस बेसिकली कॉम्प्लेक्स डाटे के बीच में दो रिलेशन को एक लीनियर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स है वैसे डाटा, सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि हम स्टैट्स में लीनियर डाटे को पढ़ते भी नहीं है। स्टैट्स में लीनियर नहीं होता, स्टैट्स में जो डाटा होता है ना वो सारे का सारा नॉन लीनियर होता है। अब नॉन लीनियर में हमने क्या निकालना है, लीनियर रिलेशनशिप। तो इसलिए एक ही डाटे से ना दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक में हम एक्स को वाई पे डिपेंडेंट और दूसरे में वाई को एक्स पे डिपेंडेंट बना देते हैं, और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं को हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा ना पढ़ देता हूं। ये आई होप ये दिख रहा होगा आपको, है ना। मीनिंग, स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को स्टडी करना। ठीक है, एज यूजिंग दैट रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना है। फाइंडिंग आउट, क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को निकालना रिग्रेशन एनालिसिस है। ठीक है, एक चीज दूसरी चीज, एक चीज पता दूसरी नहीं पता, लेकिन मुझे उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता है, तो मैं एक जो चीज पता है उससे मैं उस चीज की वैल्यू निकाल लूंगा जो मुझे नहीं पता। उसी को रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। आपको मालूम है साइंस भी यही कंसेप्ट यूज करती है आगे से आगे बढ़ने में। बहुत सारी चीजें ऐसे जिनके बारे में साइंस जानता नहीं है, लेकिन वो वेरिएबल को धीरे धीरे जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए आप यहां पर हो, आप यहां तक जाना है, लेकिन बीच में ना वेरिएबल्स होते हैं, वो यहां से यहां पहुंचता है, यहां से यहां, ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर कर। वापस आते हैं यहाँ, रिग्रेशन एनालिसिस का मीनिंग समझ में आया? जब तक मीनिंग समझ में नहीं आएगा आपको कख समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दो वेरिएबल्स है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हमारे केस में दो ही है। उनके बीच रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को स्टडी करना। पहले तो जानना कि दो वेरिएबल रिलेटेड है, उनके बीच के रिलेशनशिप को समझना, और फिर उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना। किस पर्पस के लिए? दोनों में से एक वैल्यू नहीं पता, दूसरे की पता है, तो जिसकी नहीं पता उसकी वैल्यू को निकालना रिग्रेशन एनालिसिस है। ठीक है, और ये इसके लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी पड़ती है। इसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन, तो अगला है रिग्रेशन इक्वेशन। क्लियर? क्या है? अज्यूम एक्स एंड वाई आर रिलेटेड वेरिएबल, तो रिग्रेशन इक्वेशन में एक में हम एक्स को वाई पे डिपेंडेंट मान लेंगे और दूसरे में वाई को एक्स पे डिपेंडेंट मान लेंगे। ठीक, ये देखो यहां पर ये मीनिंग समझ में आ गया, ऊपर मीनिंग वाला पार्ट था, है ना। इसमें आपके पास ये दो वेरिएबल रिलेटेड हो गए। अब रिलेटेड में आपका एक हो गया एक्स डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट होगा? वाई पे, और दूसरे में वाई डिपेंडेंट होगा एक्स पे। इसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एक इक्वेशन बना दी, लीनियर बनानी है ना, और दूसरे में एक दूसरी इक्वेशन बना दी, इसलिए दो इक्वेशन होंगी यहां पर आप। ठीक है, आपकी दो इक्वेशन होंगी, एक एक्स ऑन वाई, दूसरी वाई ऑन एक्स। और आप देखो ये जो इक्वेशन बनी है ये लीनियर है। नॉन लीनियर डाटे में से लीनियर रिलेशन ढूंढना है और फिर उसकी इक्वेशन बना देनी है। डाटा नॉन लीनियर है, मैंने बोला ना डाटा नॉन लीनियर है, फैला हुआ है, वो लीनियर नहीं है, रिलेशन स्टेट नहीं है, लेकिन उसमें स्टेट रिलेशन को ढूंढ के मैथमेटिकली ढूंढना है और फिर उसमें से लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और उसकी इक्वेशन बना देनी है। एक इक्वेशन एक्स ऑन वाई बनेगी
उसका मतलब एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, और दूसरी इक्वेशन वाई ऑन एक्स बनेगी, इसका मतलब वाई ऑन एक्स, वाई एक्स पे डिपेंडेंट। एक एक्स ऑन वाई यानी कि एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, दूसरी वाई ऑन एक्स मतलब वाई एक्स पे डिपेंडेंट। दो रिग्रेशन इक्वेशन तो, और ये हमेशा नॉन लीनियर डाटे से कैलकुलेट की गई, लेकिन है इटसेल्फ लीनियर लाइंस, और इसलिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट का कंसेप्ट यूज करते हैं हम लोग। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए हम जो कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। ठीक है, उसे लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट। मतलब क्या होता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट का, यानी कि ये वो कंसेप्ट है जिससे हम नॉन लीनियर डाटे में से लीनियर रिलेशनशिप ढूंढते हैं। इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, मेन बैच में आई थिंक मैंने ज्यादा की होगी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब वो लाइन जो उस नॉन लीनियर रिलेशनशिप से लीनियर रिलेशनशिप को निकाल लेती है। क्लियर? हम सब डिफरेंट हैं, वी ऑल आर डिफरेंट, हम सब एक दूसरे से, लेकिन हमारे अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। किसी दो पर्सन को उठा लो, एक्स और वाई को, बेसिकली वो डिफरेंट है, मेजोरिटी ऑफ चीजें उनमें डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कुछ तो कॉमन होगा। मैडम क्या बोला मैंने, रिपीट करना आप। हाँ, आपको पूछ रहा हूं, ये पिंक टॉप पहना है जिन्होंने, तो देखो किसने पहना पिंक टॉप, आसपास देख लो जरा। क्या पूछा मैंने? हाँ बिल्कुल, लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, और डिफरेंसेस में भी कुछ कॉमन होता है, वो कॉमन को पकड़ लो और लीनियर रिलेशन ढूंढ लो। ऐसे ही करता है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट। डाटा डिफरेंट है, दो वेरिएबल का डाटा डिफरेंट है, बोथ वेरिएबल हो सकता है डिफरेंट हो, बट कुछ तो कॉमन होगा ना, तभी तो रिलेटेड है। अब भाई बहन है, डिफरेंट होते हैं, नेचुरली उनके बॉडी के फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं, बट उनमें कुछ कॉमन होता है, एक जगह वो मिलते हैं कहीं ना कहीं। हाँ ब्लड ग्रुप मिलते हैं, नहीं तो डीएनए मैच करता है। ठीक है, कि कॉमन है ना उनमें कुछ, इस वजह से ना, बिकॉज दे बिलोंग्स टू द सेम पेरेंट, तो कुछ हरकतें भी मैच करती होती है, नहीं करती हैं, कुछ करती होती हैं। देखो कुछ हरकतें मैच करती होती है, लेकिन कई बार अपेरेंट नहीं होती, दिखती नहीं है। अंदर के थॉट्स मैच करते हैं, सोचने का तरीका मैच करता है, चलने का तरीका मैच करता है, बात करने के तरीके मैच करते हैं। हमारे कई बार पेरेंट्स से मैच कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन जो बाहर का बंदा ऑब्जर्वेशन रखता है ना, जो आपसे मान लो कभी मिला, वो आपके भाई को जानता है, आपसे मिला, वो नोटिस कर लेगा कि ये सेम कर रहा है। आपको नहीं पता, घर वालों को नहीं पता चलता ये बात, बाहर वाले को आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको शायद बोला था कि मेरी सिस्टर है, बताया था, मेरा फेस बिल्कुल सेम है, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसी है। मैं कहा तो तू कहां मैं कहां तू कहां मैं कहां, तो मैं तो ऐसे ही ट्रीट करता हूं, लेकिन लोग बोल देते हैं कि अब मेरे को, अब मैं उसको साथ में भी खड़ी कर लूं ना, तो मेरे को पता नहीं लगता कि हम दोनों के फेस सेम है, लेकिन लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि मेरी सिस्टर है। स्कूल में हो जाती थी, मेरे से 2 साल छोटी थी, स्कूल वाले क्लासमेट्स बोल देते थे तेरी सिस्टर है ये। मैंने बताया नहीं था किसी को, फिर भी पता चल जाता था, कुछ तो कॉमन दिखता होगा। ठीक है, तो फेस आई डोंट नो क्या कॉमन है, लेकिन कुछ डिसिमिलैरिटीज के अंदर भी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, और इसी वजह से चीजें रिलेटेड होती हैं। आपने वो कंसेप्ट सुना होगा कि मदर को बच्चों का दुख की क्या पता चल जाता है, अभी कहीं ना कहीं बच्चे हमारे प्रॉब्लम में हैं, चाहे वो दूर भी हो। आई डोंट नो, पता चलता है, आई एम नॉट मदर, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि थोड़ा सा आशंका सी हो जाती है कि उनका बेचैनी शुरू हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है ना। तो वो क्या है, सिमिलैरिटीज है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वही चीज लाइन ऑफ बेस्ट फिट का कंसेप्ट वही है कि बहुत सारी चीजें डिसिमिलर है, उसके अंदर से वो लाइन सिंपल स्ट्रेट रिलेशन को ढूंढ लेती है, मैथमेटिकली करती है ये, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसलिए जब भी आपको रिग्रेशन लाइंस पढ़ने को मिलेंगी, वो स्ट्रेट लाइन की लाइनें होंगी, वो लीनियर रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगी, पर जिस डाटे से निकली है वो नॉन लीनियर डाटा है।
एक ही डाटे से दो इक्वेशन निकाल दी, एक में एक्स को वाई पे डिपेंडेंट बना दिया और दूसरे में वाई को एक्स पे डिपेंडेंट बना दिया, और दोनों नॉन लीनियर डाटे से निकली हैं, सेम डाटे से निकली हैं, दोनों रिलेटेड भी हैं। तो अगर मुझे वाई की वैल्यू पता है, सपोज करो मुझे एक्स की निकालनी है, तो मैं, आप बताओ जरा, मुझे वाई की वैल्यू पता है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी इक्वेशन बननी चाहिए? मुझे एक्स को वाई पे डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, है ना? अरे नहीं, मैंने बोला मुझे वाई की वैल्यू पता है, एक्स की निकालनी है, तो मुझे एक्स को वाई पे डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। एक्स और वाई की इक्वेशन होगी, है ना? और मान लीजिए मुझे सेल और एडवर्टीजमेंट में रिलेशनशिप है, मुझे सेल की वैल्यू पता है, तो मुझे एडवर्टीजमेंट को सेल पे डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और मुझे अगर एडवर्टीजमेंट पता है तो सेल को एडवर्टीजमेंट पे डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। जो पता है, जो नहीं पता उसको निकालना है, जिसको निकालना है उसको डिपेंडेंट बना दो, जिसको पता है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी और वैल्यू निकल जाएगी। तो दीज आर रिग्रेशन इक्वेशंस। एनालिसिस और इक्वेशन में समझ में आया क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है रिग्रेशन रिलेशनशिप को समझना, स्टडी करना और उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल जो हमें पता नहीं है। किसकी मदद से? जो पता है, जो पता है उससे उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जो नहीं पता। और ऐसा करने के लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशंस चाहिए होंगे, और ये इक्वेशंस दो तरीके की होती हैं। एक में एक्स डिपेंडेंट होता है, ठीक है, जिसमें दूसरे में वाई डिपेंडेंट होता है। एक एक्स वाई पे डिपेंडेंट है और दूसरा वाई एक्स पे डिपेंडेंट। क्लियर है? और इसलिए एक इक्वेशन बनेगी एक्स ऑन वाई और दूसरी बनेगी वाई ऑन एक्स। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं इक्वेशन बनती कैसे। हम बात लीनियर इक्वेशंस की करेंगे, हम नॉन लीनियर की नहीं करेंगे। अब इक्वेशन तो लीनियर ही है ना, मैंने बोला लाइन ऑफ बेस्ट फिट है तो लीनियर इक्वेशंस ही होंगी ऑलवेज। चलिए, अगर आपको इक्वेशन बनानी, आपको मालूम है इक्वेशंस कैसे बनती हैं? पहला कंसेप्ट होता है इंटरसेप्ट एंड स्लोप। बताओ, है ना? आपको इंटरसेप्ट पता हो या स्लोप पता हो? एक होता है 1 पॉइंट फॉर्मूला, पता है आपको? एक 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है, एक स्लोप वाला होता है। 1 पॉइंट फॉर्मूले में आपको स्लोप पता होनी चाहिए, 2 पॉइंट फॉर्मूले में स्लोप। पता है इक्वेशन बनाने का तरीका? नहीं पता होगा, कुछ बच्चे मैथ पढ़ के आएंगे, कुछ नहीं पढ़ के आएंगे। चलो हम ध्यान देते हैं। एक होता है इंटरसेप्ट और दूसरी होती है स्लोप। इक्वेशन बनाने का बेसिक फंडा, लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है भूल जाओ कि आप रिग्रेशन कर रहे हो। अब आप ये समझो कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं। जब तक आपको इक्वेशन बनानी नहीं आएंगी तब तक आपको आगे का प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कर लो, नहीं समझ में नहीं आएगा। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक क्वाड्रेंट है और एक लाइन यहां से गुजर रही है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने उस नॉन लीनियर डाटे से लीनियर रिलेशनशिप को ढूंढूंगा। मैंने कोई नहीं ढूंढना, वो मैथमेटिक्स ने ढूंढ के बता देना कि ये लाइन लीनियर है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है, देखो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये आपका ओरिजिनल डाटा है नॉन लीनियर, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट पता क्या है? बिल्कुल सेंटर से जाती है और ये लाइन इस वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमम कर देती है। जैसे होता है ना मीन जो मीन होता है ना, मीन अपने डाटे को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मीन की जो डिस्पर्शन होती है वो जीरो होती है ना, कि डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज जीरो, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज जीरो। तो वो करता क्या बेसिकली, वो जो उसके ऊपर वाली आइटम है और जो उसके नीचे वाली आइटम है दोनों को बराबर करके ना जीरो कर देता है। यही तो था मीन। मीन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं ना। वो करता क्या है कि मीन एक ऐसी वैल्यू है, वो बिल्कुल सबको बराबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन वो करता क्या है, वो मैथमेटिकली जो उससे हायर वैल्यू है उसका जोड़ और जो लोअर वैल्यू उसका जोड़ इकट्ठा सेम कर देता है। जब आप दोनों को प्लस माइनस करोगे तो एक नेगेटिव आइटम होता है, एक पॉजिटिव आइटम होता है, जीरो हो जाता है। सेम कंसेप्ट ये लाइन करती है। इस डाटे का ना एक मीन होता है, हर एक डाटे का होता है। ये लाइन उस मीन से गुजरती है। ये लाइन
उस मीन से गुजरती है, और ये लाइन जब उस मीन से गुजरेगी ना तो ऊपर वाली आइटम और नीचे वाली आइटम प्लस माइनस करके जीरो हो जाएंगी, डिफरेंस खत्म हो जाएगा और सारा डाटा इस लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा लेकिन मैथमेटिकली हो रहा है। अब प्रैक्टिकली मीन सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैथमेटिकली हम बोलते हैं मीन इज द बेस्ट एवरेज, सबको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन रियलिटी आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं कि मीन सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, लेकिन मैथमेटिकली हम साबित कर देते हैं कि मीन इज द बेस्ट एवरेज। सेम ये लाइन क्या करती है, मीन से गुजरती है। डाटा के मीन से, हर एक डाटे का मीन तो होता है, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, हर डाटे का अर्थमेटिक मीन होगा। ये लाइन उस अर्थमेटिक मीन से गुजरेगी और ये वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमम कर देगी। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल बराबर होगा, पॉजिटिव आइटम नेगेटिव आइटम डिस्पर्शन में बराबर आएंगी तो कट के जीरो हो जाएगा। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑलवेज मीन से गुजरती है, ये उसका लॉजिक है। अदरवाइज आप उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाली लाइन नहीं बोल पाओगे। अगर आप इसकी दो लाइनें बनाओगे, एक ये बना दी, एक ही डाटे से दो लाइनें निकाल दी, ठीक है, एक ही डाटे से दो लाइनें निकाल दी और ये दोनों लाइनें मीन से गुजरेंगी, है ना, दोनों लाइनें बेस्ट फिट वाली लाइनें, तो आप यकीन मान लेना जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो अर्थमेटिक मीन है दोनों लाइनों। जब दोनों लाइनें मीन से गुजर रही हैं डाटे के, तो मीन डाटा तो एक ही है ना, दोनों का मीन सेम होगा, तो जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वही होगा पॉइंट, तो जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वो मीन होता है। ठीक है, ये चीजें आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे, बट जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि लाइनें कैसे बनती है, लीनियर लाइन कैसे बनती है। ये देखिए y0 कहता है कि अगर आपको इंटरसेप्ट पता है और लाइन की स्लोप पता है, अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है, अगर आपको उसका इंटरसेप्ट पता है और अगर आप उसकी स्लोप जानते हो तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहां पर लाइन एक्सेस को टच कर रही है, और स्लोप होती है ये वाली चीज, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप का मतलब तो पता ही है, ढलान, है ना। तो अगर आपको ये वाला इंटरसेप्ट या ये वाला इंटरसेप्ट, अगर लाइन ऐसी है, ये वाला इंटरसेप्ट पता है और इस लाइन की स्लोप पता है, ये चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स स्लोप पता है, तो हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। जब आप मैथ पढ़ते हो ना तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब लाइनें कैसे बनती हैं उसका कंसेप्ट है। आता तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। जितना समझा रहा हूं उतना समझने की कोशिश कर लो, नहीं भी आएगा इस पेपर में इसका कोई संबंध नहीं है, जस्ट मैं तो आपका बेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। बन गया जिनका अच्छी बात है, जिनका नहीं बना तो भी कोई चक्कर नहीं, पेपर में ये चीज नहीं आनी है। ये तो ये है कि ये लाइनें कैसे बन रही हैं, तो जिनको तो समझ में आ गया उनको बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी घबराना नहीं है, इनका पेपर में कोई काम नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट, और स्लोप से आप इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। और अगर मैं इसको इंटरसेप्ट के बारे में लिखूं, यहाँ हर लाइन दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है ना, एक एक्स की वैल्यू को, हर पॉइंट लाइन पे हर पॉइंट दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को देखो समझो, मान लो ये लाइन है और ये इंटरसेप्ट है। अब मान लो ये वाला पॉइंट है, इस यहां पर एक्स की इतनी, वाई की इतनी वैल्यू और एक्स की इतनी वैल्यू, x1 y1, ठीक। मान लो ये पॉइंट है, यहां पर x x की इतनी वैल्यू ये वाली और y की इतनी वैल्यू x2 y2, है ना। हर लाइन दो चीजों को शो करती है,
एक्स और वाई। अब शीर्षा एंड ऑर्डिनेट याद है ये होता। तो यहां पर भी तो लाइन इंटरसेप्ट आ गया। जब यहां पर इंटरसेप्ट होगा ना तो लाइन में एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, हाँ ना, एक्स 0 हो गया। और वाई की वैल्यू हम बी से डोनेट करते, सॉरी ए से डोनेट करते। इंटरसेप्ट को हम हमेशा ए से डोनेट करेंगे। इंटरसेप्ट का मतलब ये इसको लाइन को कट करके। सेम मान लीजिए एक ये वाली लाइन है, ये नेगेटिव चलेगी ना, वाई एक्स नेगेटिव हो गया यहां पर, माइनस एक्स, ठीक। ये भी इंटरसेप्ट आ गया। यहां पर वाई एक्स माइनस ए और वाई 0 हो जाएगा। तो अगर आपको एक इंटरसेप्ट पता है, चाहे ये वाला इंटरसेप्ट पता हो चाहे ये वाला इंटरसेप्ट पता हो, यानी कि ए की वैल्यू पता हो और दूसरी पता हो स्लोप, तो आप लाइन बना सकते हो। एंगल बताओ लाइन का और एक पॉइंट पता हो जहां से वो लाइन गुजरती हो, तो हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसे बोलते हैं ये पहले वाला, इंटरसेप्ट बताओ और स्लोप बताओ। और प्रैक्टिकली भी बता देता हूं मैं। देखो लाइनें, बेसिकली लाइन क्या है, लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, किधर से गुजर रही है और किस एंगल से जा रही है, दो चीजें होती है किसी लाइन को बनाने के लिए। लाइन क्या एक स्ट्रेट लाइन है, ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि लाइन किस पॉइंट से गुजरेगी और किस एंगल से जाएगी। अगर ये दो चीजें पता है तो भाई आप उस लाइन को बना दोगे। अब मान लो कारीगर हो, कारीगर समझ, मिस्त्री हो, मिस्त्री समझते हो, मैसून हो, मिस्त्री वो वाले, उसको आप सीढ़ियां चढ़ाने को बोलते हो, तो वो पूछेगा कहां से शुरू करना है और सीढ़ियों की ढलान क्या रखनी है। दो चीजें पता होंगी वो सीढ़ियां बना देगा। ढलान आप बता दो कि 45 डिग्री एंगल पे रखना है, उसे 70 डिग्री एंगल पे रखना है, 90 डिग्री एंगल पे, तो सीधी बना देगा वो। और कहां से शुरू करना है, तो यहां पर भी तो वही है ना, कोई भी पॉइंट, यहां लाइन, आप बोलोगे लाइन एक, सॉरी एक लाइन यहां से गुजर रही है, ये पॉइंट है एक लाइन यहां से गुजर रही है, ये पॉइंट है, एक लाइन यहां से गुजर रही है। तो आप बोलोगे सर पॉइंट तो पता है, लाइनें तो 3 बन गई। 3 क्या 300 बना दो, 3 लाख भी बना सकते हो, लेकिन स्लोप सबकी अलग है। इस लाइन की स्लोप अलग है, इस लाइन की स्लोप अलग है, इस लाइन की स्लोप अलग है। तो अगर मैं स्लोप डिसाइड कर दूं और ये पॉइंट डिसाइड कर दूं तो आप लाइन बना दोगे। इसलिए लाइन बनाने के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट का कंसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब एक पॉइंट जहां से लाइन गुजरती है। जब वो एक्सिस को कट कर रही है तो वो भी तो वो पॉइंट है जहां से वो गुजर रही है ना। इसलिए अगर आपको इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है, आप लाइन बना सकते हैं। दूसरा तरीका, वन पॉइंट फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला, 1 पॉइंट फॉर्मूला, 1 पॉइंट फॉर्मूला। 1 पॉइंट फॉर्मूले का मतलब होता है, देखो एक एक्स और वाई और दूसरा वाई ऑन एक्स। वन पॉइंट फॉर्मूले का मतलब होता है कि आपको कोई भी, अभी मैंने बोला ना, एक कोई भी पॉइंट बताओ, स्लोप बताओ, तो वहां से निकल जाएगी। और तीसरा होता है 2 पॉइंट फॉर्मूला। आपको कोई भी 2 पॉइंट बताओ जहां से लाइन गुजरती है, कोई भी 2 पॉइंट, क्वाड्रेंट के कोई भी 2 पॉइंट, जैसे एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, लो जी लाइन बना। कोई भी 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप की भी जरूरत नहीं। ऐसे तो ना बना दो इस लाइन को, अगर यहां से जा रही है तो यहां से भी तो जानी चाहिए, तो स्लोप अपने आप ही आ जाएगी उस लाइन की सही। 2 पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। ये 3 मेन कंसेप्ट होते हैं जिससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम रिग्रेशन में ये वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं करेंगे, हम
ये दोनों से रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे और ये दोनों सेम है। आपको मालूम है इन दोनों का मतलब सेम है, दोनों में स्लोप चाहिए और दोनों में एक पॉइंट चाहिए। ये इंटरसेप्ट वाला पॉइंट होता है और ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे देखो ये इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप होगी, लाइन बन गई, ये इसकी स्लोप होगी। ये कोई भी पॉइंट हो गया, ये स्लोप हो गया। ये पहले इक्वेशन है, ये दूसरे से बन गई। पहले इक्वेशन में एक पॉइंट ये पता था और एक स्लोप पता थी। दूसरे मेथड में एक ये वाला पॉइंट पता था और एक स्लोप पता थी। मतलब दोनों का सेम ही है, एक में वो इंटरसेप्ट दे देता है, दूसरे में ये वाला पॉइंट दे देता है। दोनों 1 पॉइंट फॉर्मूला ही है, एक पॉइंट और दूसरी स्लोप। ठीक है, एक में वो ये वाला पॉइंट उठा लेता है इंटरसेप्ट वाला, दूसरे में ये वाला। इंटरसेप्ट वाले पॉइंट में ना इजी होता है कि एक तो जीरो ही है, एक वैल्यू तो जीरो ही है, इसलिए वो इजी हो जाता है और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, अब आई डोंट नो आपको ये बात कितनी समझ में आई है। मैंने अपनी तरफ से जितना मैं आपके लेवल के हिसाब से समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने आपको समझाया कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। रिग्रेशन एनालिसिस, पहली बात तो ना कभी भी कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो आप ऐसे मत समझ के पढ़ो कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में आएगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगा क्या आएगा। फिलहाल तो ये सोचो कि सीखना है मुझे इस चैप्टर के बारे में। कोई बात नहीं, अगर कमियां रह जाएंगी तो पेपर के लिए भी तैयारी कर लेंगे। मैं आज आपको पेपर के लिए नहीं पढ़ा रहा, ये मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चैप्टर है किस चीज का। रिग्रेशन एनालिसिस समझ आया? ऐसा रिग्रेशन एनालिसिस एक कंसेप्ट है जिसमें हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। कौन से वेरिएबल की निकालते हैं? जो डिपेंडेंट होता है। और किससे निकालते हैं? जो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसमें दो इक्वेशंस होती हैं, इसको करने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत होती है। एक उनको रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन हमेशा लीनियर लाइंस है। ठीक है, एक दो होती है ये क्योंकि वेरिएबल दो है। अगर तीन वेरिएबल होंगे कहीं जाकर तो तीन इक्वेशन बनती होंगी। फिर अगर कहीं वेरिएबल चार होते होंगे तो चार बन जाती होंगी। एक बार बताओ, लॉ ऑफ डिमांड में कई सारे वेरिएबल होते हैं ना, लेकिन हम क्या करते हैं? कीपिंग ऑल फैक्टर कांस्टेंट और प्राइस और डिमांड के रिलेशन को पढ़ रहे होते हैं, फिर उसको लीनियर फॉर्म में बना देते हैं। तो वो भी तो रिग्रेशन लाइन ही है। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को समझा और एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया। ये भी वही है। होते उसमें अदर फैक्टर्स भी हैं बट वी मेक देम कांस्टेंट। अदरवाइज जो इक्वेशन है ना वो फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, स्ट्रेट नहीं बनेगी, लीनियर लाइन नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक बन सकती है। क्वाड्रेटिक समझते हो? नहीं पता होगा, चलो। तो उसके बाद मैंने बोला रिग्रेशन लाइंस। रिग्रेशन लाइंस मैंने बोला कि हमेशा लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती हैं, बट जिस डाटे से निकलती हैं वो लीनियर नहीं होता, इसलिए इन लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट, अगर देखो डाटा ही लीनियर है फिर तो कोई आपने लाइन बना दी उस चीज को, फिर तो कोई तरक्की नहीं की, फिर तो कोई बना देगा। अगर मान लीजिए दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो आप बड़ी आसानी से उसकी लाइन बना दो, ड्रॉ कर लो कि सीधी स्ट्रेट लाइन वैसी बन जानी है। वो ड्रॉ कर दो, सीधी स्ट्रेट लाइन बन जानी है। एक्स को प्लॉट कर दो, वाई को प्लॉट कर दो, एक्स को प्लॉट कर दो, वाई को प्लॉट कर दो, सीधी लाइन अपने आप ही बन जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं। बात तो वो है ना कि गोल सा डाटा है, लीनियर है नहीं, प्लॉट करने पर तो गुब्बारा सा बन गया। अब क्या करें? उस गुब्बारे में लीनियर रिलेशन को ढूंढना काबिलियत है। तो जिसने भी ये लाइनें बनवाई होंगी ना रिग्रेशन की, वो काबिल इंसान होगा। ठीक है, अब जैसा तो कतई नहीं होगा। चलो आप पे आपको ज्यादा सूट कर ये बात है ना। कहती ये तो मेरे पे लग गई, बिल्कुल सही। तभी हंसी आई आपको इतनी, है ना? तो यही याद आया होगा। और क्या याद आया होगा बताओ? और क्या है? अच्छा बताओ क्या याद आया आपको? हिम्मत करो बताने की। चलो अब हम बनाना सीखते हैं रिग्रेशन लाइंस। मैं इन दोनों कंसेप्ट से रिग्रेशन लाइन बनाना सिखाऊंगा आपको। इसको हम नहीं पढ़ने जा रहे। इस कंसेप्ट से जो एक्स ऑन वाई बनती है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है,
और इस कंसेप्ट से जो रिग्रेशन लाइन बनती है y इज इक्वल टू a प्लस बी है, ठीक। और इस कंसेप्ट से रिग्रेशन लाइन बनती है x माइनस एक्स का मीन बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई का मीन, ठीक है। और y माइनस वाई का मीन बी वाई एक्स, वहां कुछ मत ढूंढो, कुछ नहीं मिलेगा अभी फिलहाल, रुको, ठीक है। x माइनस एक्स का मीन, इस दो तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी। जब आप x और y इक्वेशन की बात करोगे ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है और ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और सिमिलरली जब आप y और x की इक्वेशन बनाओगे तो ये बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर, समझ आया? अब चलते हैं आगे। अब मैं x और y की बात करता हूं। मैं सारा पढ़ा दूंगा आपको, एक एक लाइन पढ़ लेंगे हम लोग एक बार, जस्ट चीजें पता होंगी तो समझ में आएंगी ना। एक्स और वाई में मैंने आपको बोला दो तरीके से बना सकता हूं। एक मैं इंटरसेप्ट एंड स्लोप, दूसरा एक वन पॉइंट एंड स्लोप, ठीक। कोई भी लाइन बनाने के लिए ऐसी बनेगी। अब एक लाइन अपने मीन से तो गुजरती है ना, तो वन पॉइंट पे मैं मीन ही उठा लूंगा उसके। लाइन अपने मीन से तो गुजरेगी, मुझे कोई भी एक पॉइंट चाहिए जहां से लाइन गुजरे, तो भाई अपने उसका मीन ही उठा लो ना, मीन से तो गुजरेगी गुजरेगी, है ना। तो लाइन मैंने बोला था मीन से गुजरेगी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ही है वो डाटा के मीन से निकलेगी, तो मीन वो वाला पॉइंट है जहां से वो गुजरेगी, और स्लोप उठा लो। और दूसरा डाटा है कि इंटरसेप्ट पता कर लो, स्लोप पता कर लो। अगर आप ये वाला फंडा फॉलो करते हो, आपकी लाइन बड़ी सिंपल हो जाती है, क्योंकि एक तो जीरो ही होगी, एक वैल्यू जीरो हो जाती है, तो बड़ा सिंपल हो जाता है ए प्लस बी वाई। यहां पर ए होता है इंटरसेप्ट और बी होती है स्लोप, ठीक है। तो हमें डाटे में से ना ए और बी को निकालना है, और जब ए और बी निकल जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी। तो निकालना कैसे वो भी बताऊंगा। और दूसरा काम सौखा, यहां पर होता है एक्स माइनस एक्स का मीन बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई का मीन, ठीक। बी एक्स वाई इज नथिंग, स्लोप ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी कि ये वाला बी तो ये वाला बी एक्स वाई सेम है, वो वैसे ही लिख दिया, उसके पैर में है बी एक्स वाई। बी मतलब स्लोप, एक्स वाई का मतलब एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप, चले आगे। सिमिलरली जब आप वाई और एक्स को बनाओगे, वाई और एक्स को बनाओगे तो भी आपके पास दो तरीके, एक आप इंटरसेप्ट एंड स्लोप, और दूसरा वन पॉइंट यूज करोगे एंड स्लोप यूज करोगे। वैसे तो टू पॉइंट फॉर्मूला भी होता है, मैंने बताया, वो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरसेप्ट में यहाँ पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अगेन ए जो होगा इंटरसेप्ट होगा, बी जो होगा स्लोप ऑफ वाई ऑन एक्स। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां जो स्लोप है ना, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटेगी लाइन, ऐसे तो लाइन अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो एक्स एक्सिस को भी काटती है और वाई एक्सिस को भी काटती है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक्सिस को काट के जाती है, वो लाइन है, वो तो एक्सिस को दोनों को काटेगी, है ना। ऐसा नहीं होता, देखो लाइन जब आप बढ़ाओगे, ये आपकी वो है, तो कोई लाइन है ये दोनों को काटेगी, वाई एक्सिस को यहाँ काटेगी और एक्सिस को यहाँ काटेगी,
तो आपको कौन सा पॉइंट चाहिए, डिपेंड करता है एक्स ऑन वाई बना रहे हो, वाई ऑन एक्स बना रहे हो। तो अगर आप एक्स ऑन वाई बना रहे हो तो आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और स्लोप चाहिए, स्लोप तो सेम होगी। और जब आप वाई ऑन एक्स बनाओगे तो वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो यहां पर जो है ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। और दूसरी तरफ वन पॉइंट एंड स्लोप, रंग उड़ गया है ना, कोई बात नहीं, उड़ जाने दो। वाई माइनस वाई का मीन बी वाई एक्स, एक्स का मीन स्लोप ऑफ वाई ऑन एक्स, ये और ये सेम, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, शुरू करते हैं इक्वेशन बनाना, ठीक है। अब देखिए स्लोप निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है, स्लोप निकालनी पड़ेगी। एक तरीका तो स्लोप निकालने के कई तरीके होते हैं, ठीक। और फिर स्लोप आ गया, दूसरा मीन निकाल लो, इक्वेशन बना दो। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, ये वाला, तो लाइन की स्लोप निकाल लो, और लाइन का मीन तो आता ही है, एक्स का मीन निकालो, वाई का मीन निकाल लो, बन गई इक्वेशन। और दूसरे में अगर आप ये वाला फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा और स्लोप निकालनी पड़ेगी। इंटरसेप्ट पता लग गया, स्लोप पता लग गया, तो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ओके, आपके सामने एक डाटा लिख रहा हूं, 2 4 6 8 10 y 2 3 7 4 9। मान लीजिए दिस टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, इसकी स्लोप निकालनी है और इंटरसेप्ट निकालना है, इसकी स्लोप निकालनी है और इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। तो एक एक्स ऑन वाई और दूसरा वाई ऑन एक्स का केस, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप दो इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक। इनको सॉल्व कर लो, और जब आप इनको सॉल्व करोगे आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ए इंटरसेप्ट होगा, बी स्लोप होगी। सबसे इजी तरीका, देखो मैं दिखाता हूँ आप, ये देखो, एक काम करूँ, आगे चलने से पहले थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, फिर आगे चलते हैं। कैलकुलेशन वाले पार्ट पे बाद में पढ़ लेते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ें आपसे ना डिस्कस करता तो शायद आपको समझ में ना आती, समझ में तो अभी भी नहीं आई होंगी, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है। मुझे नींद अच्छी आ जाएगी कि मैंने समझाया था, नहीं आया तो आपकी मर्जी। चलिए, रिग्रेशन इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन two variables so that one may be able to predict the unknown value of one variable from the known value of another variable। यही था रिग्रेशन, मैंने भी तो आपको यही बताया था। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हैविंग एस्टेब्लिश दैट टू वेरिएबल आर कोरिलेटेड, पहले तो देखो रिलेशनशिप तो चाहिए ना, दो वेरिएबल अगर रिलेटेड है तभी ये काम करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन करने का मतलब ही नहीं है जब आपका वेरिएबल रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। कहते हैं आफ्टर एस्टेब्लिशिंग दैट टू वेरिएबल, उन्होंने एग्जांपल लिया सेल और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का, आर कोरिलेटेड, दोनों वेरिएबल क्या है, कोरिलेटेड है। वन में फाइंड दैट एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से सेल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कहते उस रिलेशनशिप को निकालेंगे और रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे, और किस लिए इस्तेमाल करेंगे, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। रिग्रेशन मीनिंग क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस इज स्टैटिस्टिकल टूल टू स्टडी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। नेचर एक्सटेंट कोरिलेशन की तरह, नेचर का मतलब पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, और एक्सटेंट मतलब कितना है,
जब तक रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं पता चलेगी, आप कैसे उसका यूज कर लोगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर। ठीक है, इट इज यूज टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द अननोन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा एक बात बताइए, दो वेरिएबल है, एक वैल्यू से मैंने दूसरी वैल्यू निकाल ली, दो वेरिएबल है, एक वैल्यू से मैंने दूसरी वैल्यू निकाल दी, तो आप मेरे को बताइए कि जो वैल्यू मैंने निकाली वो एक्यूरेट होगी? बताओ। रिलेशनशिप भी नॉन लीनियर था, हमने उसको लीनियर में धक्के से कर लिया और फिर रिलेशन निकाल दिया, तो सही थोड़ा ना आएगा, अंदाजा लगेगा, अप्रोक्सीमेशन है, सही नहीं हो सकता। जब दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप ही नहीं है तो प्रिडिक्ट कैसे कर लोगे? हमने धक्के से उस नॉन लीनियर डाटे में से लीनियर ढूंढ लिया और फिर नियर अबाउट प्रेडिक्शन की है, एग्जैक्टनेस नहीं होती। अब देखो साइंस में प्रेडिक्शन एग्जैक्ट होती है क्योंकि साइंस के वेरिएबल्स में ना रिलेशनशिप लीनियर होता है, तभी तो चंद्रमा पे लैंड कर जाते हैं। चंद्रमा पे पहुंचे थोड़ी ना हम, मार्स पे गया हुआ ना वो, देखो नासा का, पता है आपको? पता ही नहीं। कहाँ? जुपिटर पे भी गया, पता आपको? क्या? मार्स पे गए हुए हैं। अब बताओ मार्स पे कैसे चलेगा, उनको कैसे पता लैंड कर जाएगा? लीनियर रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में, उस रिलेशनशिप का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो यहां बैठे कैसे पहुंच जाएंगे? मार्क्स को देखा भी नहीं उन्होंने ढंग से, लेकिन वहां लैंड कर गए हैं। उनको पता था कि इस स्पीड से जाएंगे, इस स्पीड पे पहुंचेंगे, इतनी देर में पहुंचेंगे, इतनी देर में वो लैंड करेगा, और इस स्पीड से अगर लैंड करेगा तो वो टिक जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा, ऐसे इन्वायरमेंट होगा। लीनियर है सब कुछ, नेचर है। नेचर बंदा देख के रंग नहीं बदलती है ना, वो तो सबके लिए सेम है, इन्वायरमेंट सबके लिए सेम है। तो उन्होंने सबसे पहले मार्स के इन्वायरमेंट को स्टडी किया होगा, फिर उसकी दूरी को स्टडी किया होगा, उस दूरी में ये देखा होगा कि बीच में चीजें क्या हैं, और बहुत पहले डिस्कस स्टडी किया होगा। अब बार बार स्टडी करने से चीजें बदली थोड़ा ना होंगी। अब मान लो यहां से मैं मार्स के इन्वायरमेंट को समझूं, एक बार समझ लिया, दो बार समझ लिया, 100 बार समझ लिया, सेम ही मिलना है, लीनियर है, चेंज थोड़ा ना होगा। इंसान थोड़ा ना 4 बार बात की तो चारों बार डिफरेंट निकल के आया, ऐसा नहीं ना, लीनियर है। तो वहां जो प्रिडिक्शन होगी वहां एग्जैक्ट होगी, इसलिए तो पहुंच जाते हैं। रॉकेट नीचे आ जाता है, सैटेलाइट घूम रही है, क्यों? लीनियर रिलेशनशिप, स्टेट है, बदलेगा नहीं। एक बार फॉर्मूला साइंस का बना दिया तो उसने हर बार वो सेम ही काम करना है। तो वहां प्रिडिक्शन जो है वो एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। हमारे केस में जो प्रिडिक्शन है एक्यूरेट नहीं है, क्यों? हम तो नॉन लीनियर डाटे के भंडार हैं, और अगर हमारे अंदर आप लीनियर डाटा ढूंढते भी हो तो वो आपने ढूंढा है, वो एग्जिस्ट मेन हो सकता करता ही ना हो, आपने मैथमेटिकली ढूंढ लिया उसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना के। इसलिए यहां जो प्रिडिक्शन होगी ना वो लीनियर अज्यूम करके नॉन लीनियर की कर रहे हैं, तो सही नहीं होगी वो। लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ना, इसलिए काफी नजदीक होगी। ये डिपेंड करेगा ना उस डाटे की डिस्पर्शन कितनी ज्यादा है, जितनी उस डाटे की डिस्पर्शन है उतना प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जितना वो डाटा लीनियर हो जाएगा उतना प्रिडिक्ट करना, मतलब जितना उसमें होमोजेनिटी आ जाएगी, डिस्पर्शन कम हो जाएगा, उतनी प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, उतना लीनियर होता रहेगा डाटा। सेम कंसेप्ट है, वही वाले जो हम पहले पढ़ते आए हैं। मीनिंग ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल टूल to study nature and extent of functional relationship between two or more variables. Nature and extent of functional relationship between two variables. It is used to estimate the unknown value of dependent variable from the known value of independent variable. Dependent variable explained variable होते हैं. The variable which is predicted on the basis of another variable is called dependent variable or explained variable. ठीक है. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, जो जिसको यूज किया जाता है दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए। द वेरिएबल विच इज यूज टू प्रेडिक्ट अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली डोनेटेड बाय एक्स। ठीक है, तो एक्स और वाई, वाई ऑन एक्स कैसे भी हो सकता है। इसलिए दो इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यहाँ पर वाई जो है वो
इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, ठीक है। हियर x इज डिपेंडेंट एंड x वैल्यू डिपेंड अपॉन y एंड देयरफॉर y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। x क्या है यहाँ पर, y क्या है डिपेंडेंट है और x क्या है इंडिपेंडेंट, ठीक। टाइप ऑफ, अब देखो रिग्रेशन ये कोरिलेशन जैसा ही है, ये वही चीजें हैं कि रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सारी चीजें कोरिलेशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जिन वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती उनके बीच में रिग्रेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उनके बीच में रिग्रेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही है, कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, ये वो सेम कोरिलेशन वाला फंडा है, तो वो आपको आता है, ठीक है। कोरिलेशन में भी रिलेशनशिप पढ़ते हैं और यहाँ पर भी। तो डाटा कैसे रिलेटेड हो सकता है, वो सारा का सारा, जैसे टाइप ऑफ कोरिलेशन थी वैसे ही है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप सेम है। अब रिग्रेशन लाइंस कैसे बनानी, आप डायग्राम से बना सकते हो। डायग्राम से तो भाई तभी बनेगी जब लीनियर लाइंस है, नॉन लीनियर डाटे को डायग्राम से आप लीनियर लाइन में नहीं बदल सकते, ठीक है, क्लियर। ये तभी पॉसिबल है स्कैटर डायग्राम मेथड, रिग्रेशन लाइंस बनाने का स्कैटर डायग्राम मेथड तभी पॉसिबल है जब हमारे डाटे के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लाइंस का है, ठीक। और दूसरा मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड, वही लाइन मीन से गुजरेगी ना, उसे लीस्ट स्क्वायर लाइन बोलते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट को लीस्ट स्क्वायर लाइन बोलते हैं। मीन की डेविएशन 0 होती है ना, मीन की डेविएशन अपने डाटे से क्या होती है, जब आप डिस्पर्शन निकालते हो तो मीन की डिस्पर्शन 0 आती है, लेकिन मीन की डिस्पर्शन का स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर आता है, वही है ये। मीन की डिस्पर्शन क्या होती है, 0 होती है, मीन की डिस्पर्शन का स्क्वायर लीस्ट होता है। तो जो लाइन मीन के थ्रू बनी है उसे लाइन ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, उसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं, इसलिए लीस्ट स्क्वायर मेथड लिखा हुआ। तो यहाँ दो तरीके हैं, नॉर्मल इक्वेशन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाला, तो दोनों मैंने बताए हैं आपको। रिग्रेशन कोएफिशिएंट में हम मीन का इस्तेमाल करते हैं और स्लोप लेते हैं, और नॉर्मल इक्वेशन में हम लोग इंटरसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्लोप का इस्तेमाल करते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन बनाना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आराम मिल गया ना आपको ये बात सुनते ही, थैंक यू, मिलते हैं कल।